हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में आ जाती है पूरी थ्योरम प्रूव करनी, जबकि क्वेश्चंस में अप्लाई करना ना करना वो एक अलग बात हो गई, पर लेकिन पूरी की पूरी थ्योरम आ जाती है। तो अगर हो सके तो आप ये प्रिपेयर करके जाना, मैं काफ़ी ईजी मेथड से बताने वाला हूँ। देखो हमारे पास ना एक ग्राफ है, इसमें क्या है, ये एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो हमें बोलना क्या चाहता है। सबसे पहले A1 A2 are two mutually exclusive events, B occurs only one of them। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था क्या होते हैं, जो सिमल्टेनियसली हैपन नहीं हो सकते। मतलब ये नहीं कि एक ही टॉस में वो दोनों इवेंट्स आ रहे हैं, ऐसा होएगा पहले प्रोबेबिलिटी A1 की आएगी, उसके बाद प्रोबेबिलिटी A2 की आएगी। A1 और A2 एक साथ नहीं आ सकते, और जब A1 और A2 एक साथ नहीं आ सकते तो B भी सिर्फ इनमें से किसी एक के साथ ही आएगा, या तो A1 के साथ या A2 के साथ। हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, B किसके इक्वल होएगा, B मल्टीप्लाई A1 प्लस B मल्टीप्लाई A2। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, A1 को अगर आगे लिख दोगे तब भी गलत नहीं होएगा, B इज इक्वल टू A1B प्लस A2B। दोनों केसेस में बात सेम ही है। आप अगर ये नहीं लिखना चाहते आप ये भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, बाय एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम से कुछ नहीं होएगा, बस आपने इसके आगे P लगाना है, प्रोबेबिलिटी का साइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ B किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2B। सेम डिटो वही चीज़ हमने उतारी है, बस आगे P लगाया है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हमने स्टेप वाइज याद रखना है, सबसे पहले एडिशन थ्योरम, फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की थी लास्ट टाइम, उसमें क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A1। ठीक है, सेम एज इट इज़ A2 के साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A2। जिसकी हमें निकालनी है उसको हमने किसके अपॉन में रखना है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। अब मैंने कुछ नहीं करना, ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B की वैल्यू ये आ गई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2B की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को ना सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। सेकंड और थर्ड की वैल्यू इक्वेशन 1 में, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B की जगह क्या आ जाएगा, A1 मल्टीप्लाई B अपॉन A1। ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाई B अपॉन A1। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A2B में हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A2। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब तक बहुत सिंपल जा रहा है क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 अपॉन B किसके इक्वल होता है, A1B और प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सेम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ A2B किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 अपॉन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B और प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B की वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई है, आप चेक कर सकते हैं, ये रही। ये वैल्यूज़ मैंने कहाँ लिखनी है, यहाँ लिखनी है, सेकंड इक्वेशन की। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू ये पूरी इक्वेशन फोर्थ आएगी पूरी। यहाँ से आपका ये क्या आ गया, बेस थ्योरम का फॉर्मूला आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B, इसकी जगह क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B की वैल्यू आपके पास क्या थी, A1 मल्टीप्लाई B अपॉन A1, A1 मल्टीप्लाई B अपॉन A1, और अपॉन में पूरी आपकी क्या आ जाएगी, फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपने ये A1 का निकाला, A2 का सेम आ जाएगा। A2 अपॉन B में कौन सी इक्वेशन लेनी है, थर्ड अपॉन फोर्थ। अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता, आपने इक्वेशन नंबर बना रखा है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 3 अपॉन 4। यहाँ पर इसका मतलब हो गया थर्ड इक्वेशन अपॉन फोर्थ इक्वेशन। सेम चीज़ आप इधर कर सकते हो, ये यहाँ पर ना सेकंड इक्वेशन आएगी आपकी। सेम चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन अपॉन फोर्थ इक्वेशन, अगर आपने नंबरिंग सही दी है। बहुत इजी थ्योरम है, आई होप आपको समझ में आई होगी।